हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राघव में। आइए आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ आपको 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ टीजीटी पीजीटी, जो भी आपके विगत वर्षों में टीजीटी पीजीटी या फिर आपके राजस्थान है जैसे एमपी मध्य प्रदेश जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं उनमें लास्ट ईयर ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन फ्यूचर जो भी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसकी दृष्टि से ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब इसमें दे रखा है कि ए बी कोई आपके वर्ग अवयव हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जो भी आपका स्क्वायर मैट्रिसेस जो लिखे हुए हैं इसका मतलब वर्ग अवयव हैं ए बी। और फिर कह रहे हैं इसके लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, इसके लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो सबसे पहला अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इसमें ए बी का होल ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त होता है, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी लिखा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिवर्सल लागू सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सल लागू ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले रिवर्सल ला कहाँ कहाँ होल्ड होता है इसको देख लेते हैं अपन, फिर आगे इस क्वेश्चन पे चलेंगे। ए बी का होल इन्वर्स हो तो इसका मतलब पहले बी का इन्वर्स उसके बाद ए का इन्वर्स। नंबर तीसरा, यदि कहीं आपका एडजॉइंट ए बी लिखा है तो ये भी आपको रिवर्सल ला को होल्ड करता है, पहले एडजॉइंट बी फिर आपका एडजॉइंट ए। तो इस तरह से ये हमारे जो तीन आपके ऑपरेशन हैं मैट्रिक्स के, इन तीनों ऑपरेशन रिवर्सल ला को होल्ड करते हैं। इन तीनों ऑपरेशन पर रिवर्सल ला लगता है। रिवर्सल से मतलब है कि यहाँ ए पहले है बी बाद में, इधर ट्रांसपोज होने के बाद बी पहले आ जाता है ए बाद में। इसी रूल को या इन्हीं नियम को हम बोलते हैं सॉक एंड शूज ला। सॉक एंड शूज ला से मतलब क्या होता है कि पहले जैसे ये आपके मोजे हैं और ये जूते हैं तो आप सबसे पहले मोजे पहनोगे फिर जूते, लेकिन जब उतारोगे तो पहले जूते उतारोगे उसके बाद में आप मोजे उतारोगे। तो इसलिए इनको सॉक एंड शूज ला भी बोलते हैं। तो चलिए, लेकिन इन जनरल जो इसका नाम है वो रिवर्सल ला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड, क्योंकि यहाँ ए का ट्रांसपोज पहले है बी का बाद में। अब इसके अकॉर्डिंग ये सी भी हमारा हो गया रॉन्ग। और ये तो आपका डी स्पष्टली लिखा है क्योंकि दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों को ऐड करके उसका इन्वर्स निकालोगे, ये अलग अलग इन्वर्स के इक्वल आ रहा है। ये तो बिल्कुल आप कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। बट आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रू, बट फिर भी बी कैसे है मैं एक बार उसको देख लेते हैं अपन लोग। ए बी का होल ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स ए है जो आपका बी है, इसका परिवर्त निकालना है। इसका मतलब ए का परिवर्त होता है बी का। यदि दो मैट्रिक्स का सम है उनका आप सम करने के बाद परिवर्त कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो, या उसके अलग अलग आप परिवर्त या ट्रांसपोज करके आप सम कर दीजिए, ये हमेशा बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया है मुझे, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर बोला है कि आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कि यदि किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जितने मोस्टली हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन या जो भी हमारी आगे फर्दर एक्सपेंशन है उसका अवयव का मैट्रिक्स का, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही है। मोस्टली अब एक्सपेंशन जितने भी हम टर्मोलॉजी पढ़ते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, फिर उसके बाद आपका इन्वोल्यूटरी और उसके बाद निलपोटेंट, जो भी है हमारे ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिफाइन होती है। स्क्वायर का मतलब वर्ग अवयव पर। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, यदि उसका हम परिवर्त करें, ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा कॉमन सेंस आपको या जर्नल फीलिंग दे रहे हैं इसके डायगोनल एलिमेंट का। ठीक है, ये जर्नल जो आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि मैं इसका ट्रांसपोज करके लिखता हूँ तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो सेकंड आपका जे लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को, और पहले जो आई लिखा है वो नंबर ऑफ रो को। तो जब इसका परिवर्त करोगे तो कॉलम का रो का कॉलम में परिवर्त हो जाएगा।
अब यदि हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए आई जे। ये किसके होगा, माइनस ए मतलब ए आई जे। अब मुझे केवल ये निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कि डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट से अपना मीन क्या है, ये वाला जो आपका डायगोनल, मतलब ये कोई मैट्रिक्स है तो इस डायगोनल पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, इन डायगोनल एलिमेंट्स को अपन को निकालना है। देखो इस डायगोनल एलिमेंट पे जो होते हैं A11 होते हैं, A12, A1 मतलब 2 2 3 3, मतलब सेम पोजीशन होते हैं यहाँ पर। ये तो आपका 1 1 2 2 3 3 होते हैं। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का। यानी प्रिंसिपल डायगोनल में सीधी सी अगर मैं बात कहूँ तो I बराबर होता है J या J बराबर I। तो यहाँ पर जब हम I बराबर J रखेंगे तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, और इसको इधर लाओगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आप देखोगे केयरफुली, 2 कभी 0 होगा नहीं, 2 कभी 0 नहीं होगा, तो आपकी जो ए आई आई इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0। इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब एक की आई की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 1, 2 रखोगे तो 2 2, 3 रखोगे तो 3 3, यानी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या निकल के आ गए अपने 0। तो अब इसको डायरेक्टली अपने याद रखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे 0 होते हैं, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना हो गया क्या, ऑप्शन नंबर इज 2। आई होप ये जो आपको कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के रिस्पेक्ट में अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट को देखते हैं, 3 को, जो भी 3 4 है अपना क्वेश्चन। आ स्क्वायर मैट्रिक्स P, यहाँ पर एक हमें फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स आते ही आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसका नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, तो इसके अकॉर्डिंग वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। मुझे यहाँ पर कंडीशन दी है कि पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी। व्हाट इज़ अ आई, आई का मीन क्या है, यहाँ पर आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो आई दिया है, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से अपना मीन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी, और हिंदी में बोलते हैं जिसको इकाई अवयव। यदि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में मुख्य विकर्ण में सारे एलिमेंट 1 1 और इसको छोड़कर सारे 0, ऐसे मैट्रिक्स को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिया है पी स्क्वायर बराबर माइनस पी, और मुझे वैल्यू निकालनी है p की पावर n इज इक्वल टू 5 माइनस, देखो n की वैल्यू निकालनी मुझे जो इसको सेटिस्फाई करे। अब यहाँ से एक कॉमन सेंस लगाओ कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा है और p की पावर n इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पर i में 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका मुझे इसकी वैल्यू 4 के ऊपर तो हो गई, यानी बोथ साइड हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इस साइड आपका हो जाएगा i माइनस का 2p और प्लस का पी स्क्वायर, यानी दोनों बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर लिया है। तो आइडेंटिटी का स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी रहता है, और आइडेंटिटी का आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे वो भी आइडेंटिटी रहेगा, यानी यहाँ पर 2ip होगा तो i का वो p में मल्टीप्लाई करोगे वो p रहेगा, और फिर आइडेंटिटी का स्क्वायर यही रहता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर जब आप रखोगे, इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये आपका यहाँ से निकल के आएगा 2i, और यहाँ से इसकी वैल्यू i माइनस पी रखोगे, ये हो जाएगा माइनस 3p। अगेन अब देखो अगर मैं दोबारा इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसकी पावर 8 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लो 8 तो जाना ही नहीं, 6 5 है, तो मैं एक बार इसमें p की पावर 4 में p की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो p की पावर क्या निकल के आएगा 6, और p की पावर 6 का मतलब ये जो आपका है 2i माइनस का 3p, और p स्क्वायर का मतलब ये जो दे रखा है मुझे i माइनस p, और इसका जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 टाइम्स i आ जाएगा, और ये आपका p माइनस का आपका ये हो जाएगा 2 टाइम्स p, और इसका माइनस का 3 टाइम्स p, और प्लस का 3 टाइम्स p स्क्वायर। अब जैसे ही अपन पी स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ पर, पी स्क्वायर की वैल्यू i माइनस पी, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा 5 टाइम्स i माइनस का 8 टाइम्स p
तो यहाँ से जो मेरा फाइनली क्या निकल के आ गया कि यानी p की पावर मैंने किया 6, उसके रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू हमारी 5 टाइम्स i माइनस 8 टाइम्स p आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर 5 इज ट्रू। ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में जब भी इस तरह से आए तो अपना थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाइए, लॉजिकल माइंड लगाइए, उसके अनुसार अपने आप आपकी पावर एलिमिनेट हो जाएगी। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा ट्रू, बिकॉज 6 p की पावर 6 करने पर ये मुझे मिला है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए अगेन आपका 3x3 का है। देखो 3x3 का मतलब होता है कि ये हमें उस मैट्रिक्स उस आव्यूह का ऑर्डर क्रम गिवन है, ऑर्डर बोलते हैं जिसको, गिवन है। और ये आपको नन सिंगुलर भी दिया है। कोई भी मैट्रिक्स नन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू होगा। कोई भी मैट्रिक्स नन सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट नन जीरो होगा, और कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो इस तरह से ये नन सिंगुलर की कंडीशन, ये सिंगुलर की। नन सिंगुलर को अपन एन अदर जो आपका है नन सिंगुलर मैट्रिक्स मुझे दे रखा है, नन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, देन द वैल्यू ऑफ किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वर्स सभी को याद रहता है, ज़्यादातर हम लोग इन्वर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए इन्वर्स हमेशा याद रहता है। इन्वर्स को अगर केयरफुली देखोगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ से हम एडजॉइंट ए इज इक्वल टू निकालेंगे, तो ए इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। और इसका बोथ साइड अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे, बोथ साइड डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से जो आपका ये देखो कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आप डिटर्मिनेंट्स इसका करोगे मल्टीप्लाई, तो जो भी स्केलर होता है उसकी पावर जितनी ऑर्डर होती है वो ऑर्डर हो जाती है उसकी पावर, और इनटू ए इनवर्स का अलग से डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इस चीज़ को अपन अलग से भी एक्सप्लेन करेंगे कि पावर कैसे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये हो गया ए क्यूब, और ये जो अंदर पावर है इसकी वैल्यू और ये आपकी होती है इक्वल, तो यहाँ से ए की डिटर्मिनेंट की पावर हो जाएगी कितनी, डिटर्मिनेंट की पावर हो जाएगी अपनी कितनी, 2। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट, ये सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कि डिटर्मिनेंट एक होता क्या है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू जो अभी आपकी है, उस अगर कोई एक आपके, सपोज मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 1 1 टाइप का, ठीक है, और इसके अलावा जो इसके एलिमेंट्स हैं वो अपने ज़ीरो हैं। जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स अपने ज़ीरो हैं। बस मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1। मैं कह रहा हूँ कि इसमें किसी भी स्केलर, जैसे कि सपोज डिटर्मिनेंट यही है, ये क्या है, एक कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। जितने एलिमेंट्स अंदर होते हैं सभी में मल्टीप्लाई। अब फिर से हम इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए क्यूब। मतलब इन तीनों से एक डिटर्मिनेंट ए एक कॉमन आ जाएगा, तो ए क्यूब और इनटू ये बचेगा मैट्रिक्स अपना ये वाला, और ये है क्या, ए। तो इस तरह से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। यदि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट में वो हमारा एक रो या एक कॉलम से कॉमन आएगा। तो इस तरह से जितना ऑर्डर होता है वो उसकी आ जाती है पावर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 इसके अकॉर्डिंग, या 5 या 6 जो भी है। क्वेश्चन नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे एक डिटर्मिनेंट दिया है, सार्डिक दे रखी है, और इस सार्डिक की वैल्यू मुझे किस पे फाइंड करनी है, जब x की वैल्यू हम 3 की पावर इसे क्यूब रूट ऑफ 3, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3।
तो इसके लिए सबसे पहले अपन को इसका डिटर्मिनेंट खोल लेना है, ठीक है। सबसे पहले अपन इसका डिटर्मिनेंट अगर खोलते हैं, केयरफुली देखना, ये आपका 1 है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई होके ये एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का एक्स रखते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपना ये, ठीक है। फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना x, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x की पावर कितना आ जाएगा 4। यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गया है, 0 हो गया है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकल के आ गई एक्स क्यूब माइनस का 1 और प्लस में एक्स क्यूब और माइनस का x की पावर 6, ये डिटर्मिनेंट निकल के आ गया, ठीक है। ये ऐड कर लीजिए आप ऐसे डायरेक्टली। अब इसकी वैल्यू रखिए, जैसे ही आप यहाँ x की जगह 3 की पावर 1/3 रखोगे, और हम जानते हैं क्या, अपन लोग जानते हैं कि पावर की पावर जब हो उसका हो जाता है मल्टीप्लाई, तो फिर वो हो जाती है कैंसल आउट। तो 3 की पावर 1/3 है, तो यहाँ से ये जो आपका 3 मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3 और माइनस का 1, और यहाँ से भी 3 और ये माइनस का 3 की पावर 2 यानी 9, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना माइनस का 4। तो आई होप ये समझ आया होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रू। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, बट इसका आपको कभी कभी जर्नल हम लोग इसमें एल्गोरिदम अप्लाई कर देते, जैसे कि हम फर्स्ट रो को, मतलब इस सार्डिक को खोलने के लिए जो आपके रो ऑपरेशन होते हैं, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन होते हैं, उनको अपन लोग अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो इस तरह से, इस तरह जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से स्टडी करके जाना है, और उसके बाद हमें इस तरह की गलती नहीं करना है कि इसमें ऑपरेशन लगाना शुरू कर देते हैं कि इसमें आप तीनों को फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, इनको ऐड करके तो फर्स्ट रो में 1 + x पूरे सब में कॉमन आ जाएगा, फिर वहाँ से घटाओ, तो वो बड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप सीधा सार्डिक खोलिए और वैल्यू रखिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी है, चलिए देखते हैं। इसमें आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है, और यहाँ पर ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बस ये समझ लीजिए ट्रेस, आपको ट्रेस दे रखा है, एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस 6 दे रखा है और उसका डिटर्मिनेंट 12 रखा है। अब थोड़ा यहाँ पर कुछ अपन स्पेशल कुछ टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मतलब जो भी क्वेश्चन है उस पर आते हैं। सबसे पहले ट्रेस क्या होता है, एक मैट्रिक्स है जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 1, इस तरह से मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल कहलाता है मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल, और ये जो डायगोनल एक बनेगा ये कहलाता है अदर डायगोनल, या जो भी कोई दूसरा विकर्ण है, अदर डायगोनल या बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड डायगोनल भी बोलते हैं। अब ट्रेस, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मुझे निकालना है क्या, ट्रेस। तो ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो मुख्य विकर्ण में एलिमेंट हैं इनको अपन देते हैं जोड़। तो इस तरह से यहाँ से जो आपका निकल के आएगा, जो ट्रेस इस मैट्रिक्स का ट्रेस होगा वो हो जाएगा जाके 8 3 9, यानी कुछ नहीं, सीधा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कीजिए, वो आपका कहलाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रेस। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दे रखा है ट्रेस, ट्रेस इज इक्वल टू 6 एंड एक दे रखा है आपको क्या, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन को अपन 2 टाइप से सॉल्व करेंगे, 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक यदि देखो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं इसकी λ1 λ2 इसकी 2 आइगन वैल्यू हैं, और हम जानते हैं कि इन आइगन वैल्यू यानी λ1 + λ2 इनका जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है, किसी मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर इनका सम होता है, और इनका जो प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यू का वो होता है उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल, वो जो आपका होगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपना क्या आ गया है, 2 इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, λ1 एंड λ2 की, ठीक है। और λ1 λ2 की वैल्यू निकाल के फिर मुझे किसका ट्रेस का, इसका इन्वर्स पूछा है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा है। तो जब आइगन वैल्यू निकल आएंगी तो फिर आइगन वैल्यू का इन्वर्स, देखो ट्रेस का इन्वर्स पूछा है तो -1 ये हो जाएगा ट्रेस का इन्वर्स। यानी यदि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, उसकी आइगन वैल्यू मुझे पता है,
तो हम उसके ट्रेस की आइगन वैल्यू बड़ा इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से ट्रेस की आइगन वैल्यू अगर आपने फाइंड कर ली इन्वर्स, तो उनका इन्वर्स का ट्रेस क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 की पावर -1 प्लस लैम्डा 2 की पावर -1। तो यहाँ से जो हमारा ट्रेस ऑफ ए इन्वर्स निकल आएगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक तो ये आपका मेथड हो गया है। अब दूसरा मेथड चलते हैं, क्योंकि इसमें आपको यहाँ से इक्वेशन कभी कभी बड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, सिंपल सी भाषा में कहें। अब देखो अपन दूसरा मेथड सॉल्व लगाते हैं। इस मेथड को अगर आप समझ गए होगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं अब सेकेंड मेथड पे। हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन आपने अच्छे से कर रखा है तो ग्रेजुएशन में एक पढ़ा होगा कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग जानते हैं कि यदि कोई एक मैट्रिक्स 2x2 का है तो उसकी 2 आइगन वैल्यू होंगी। 2 आइगन वैल्यू होंगी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है लैम्डा स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा और प्लस में डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। केयरफुली समझना है इसको, केयरफुली देखना है हम लोगों को। क्या होता है, किसी भी अगर मैट्रिक्स है, कोई भी 2x2 का है, तो उसका ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण। ये किसी भी 2x2, ध्यान रखना जिसका ऑर्डर 2 हो उसका ये कहलाता है अभिलाक्षणिक इक्वेशन, या इंग्लिश में इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें बस इतना ध्यान देना है कि लैम्डा स्क्वायर, जैसे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि यदि आपके 2 मूल दिए जाएं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उस इक्वेशन को निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर। तो ये जो आपका लैम्डा स्क्वायर इंटू ट्रेस इंटू लैम्डा और प्लस का डिटर्मिनेंट मुझे क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 6 टाइम लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो आपका डिटर्मिनेंट दे रखा है 12 इज इक्वल टू 0। अब चलते अपन आते हैं एक जो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का मीन होता है कि जो भी मैट्रिक्स है यदि उस लैम्डा की जगह, जो हमारा लैम्डा है वेरिएबल है, उसकी जगह उस मैट्रिक्स को रख दें तो वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। यदि इसको लैंग्वेज में अपन बोलें तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेटिस्फाई इट्स अवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब ये जो मुझे दे रखा है ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल आया, या फिर इसको और भी अपन सिंपल भाषा में बोलें, इससे भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा केयरफुली देखें इसको। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे निकालना है ट्रेस ही तो निकालना है किसी मैट्रिक्स का, और ट्रेस निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम अगर आप समझ गए होगे तो अब आइए अपना इस इक्वेशन पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये समीकरण है, कोई समीकरण, या इसको एक ही बात है, ये दोनों, ये आपका एक इक्वेशन है जिसके 2 रूट हैं, एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2। 2 रूट है, एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2। यदि मुझे इसके रूट, मुझे उस इक्वेशन को निकालना है जिसके रूट 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 हो, तो जो भी लैम्डा है उसकी जगह अपन लोग क्या रख देंगे 1 अपॉन लैम्डा। तो इससे जो इक्वेशन निकल के आएगा 1 - 6 प्लस का 12 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस का माइनस का 6 लैम्डा और प्लस का 1 इज इक्वल टू। ये बड़ा सिंपल सा, मुझे आपको जितना एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, यदि आप एक बार इसको बेटर वे में एक्सप्लेन या आप समझ गए इसके एल्गोरिदम को, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि एग्जाम में आप विद इन 30 सेकेंड कर सकते हो सकता है कि 30 सेकेंड भी ना आपको लगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब मुझे पता है कि इसके जो रूट्स निकलेंगे, वो रूट्स इसके निकलेंगे, वो जो हमारे इसकी कंपेयर करें हम इस इक्वेशन की, वो जस्ट अपोजिट में रिवर्स होंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये आप लैम्डा डैश मान लो, लैम्डा डैश 1 इंटू लैम्डा डैश 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ, क्योंकि मुझे ट्रेस निकालना है तो मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है। लैम्डा 1 डैश प्लस लैम्डा 2 डैश इज इक्वल टू माइनस, जो भी माइनस ये होता है b अपॉन a, यानी माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब अगर हम इस लैम्डा डैश को हम कन्वर्ट करें इस मैट्रिक्स A में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आया है रिक्वायर ट्रेस किसका, A इनवर्स।
ए का ट्रेस दिया था, मुझे ए इनवर्स का ट्रेस निकालना था। ए का ट्रेस दिया था, मुझे ए इनवर्स का ट्रेस निकालना था। तो इतना पूरा मैंने 1 बाई 1 करके आपको थ्योरी इसकी डिस्क्राइब कर दी कि कैसे इसका जो आंसर आएगा वो ए 1/2। बट अगर एग्ज़ाम में यदि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, देखते ही आपको टिक करना है, तो बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यदि ट्रेस मुझे एक मैट्रिक्स का दिया है और डिटर्मिनेंट दिया है और मुझे उसके इन्वर्स का ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस अपॉन डिटर्मिनेंट कर दो, बस सीधा सा आंसर, ट्रेस अपॉन डिटर्मिनेंट। यदि मुझे किसी मैट्रिक्स का ट्रेस दिया है और उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे रखा है, मुझे उसके इन्वर्स का ट्रेस पूछा जाए, तो इस पूरा आपने जो कैलकुलेशन किया, इसका फाइनल जो कंक्लूजन निकला है वो कि जो आपको मैट्रिक्स ट्रेस दिया है उसका और जो डिटर्मिनेंट दिया है उसका डिनोमिनेटर में यानी भाग दे दो 6/12। ये जो वैल्यू निकल के आएगी, यही वैल्यू किसकी निकल के आएगी, ट्रेस ए इनवर्स का, जो ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा उसका ट्रेस। तो आई होप ये जब भी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप विद इन इसको 1 सेकेंड कर सकते हो, सीधा इसको इसमें यानी डिटर्मिनेंट का ट्रेस में डिवाइड कर दो, फाइनली वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये समझ लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम देखिए आप उठा के, आपको प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली कहता हूँ, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी, आप राजस्थान टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस या जो भी आश्रम पद्धति, जीआईसी, एलटी ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इसमें ज़रूर आपका इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। डेफिनेटली है वो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर ही आपका पूर्ण नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन ना आया एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन का अपन सबसे पहले पोस्टमार्टम करते हैं। देखो सिस्टम को पहले इसको हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसकी थ्योरी समझाते हैं। तो ये जो भी हमें इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशंस के सबसे पहले अपन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यदि आप लोगों को नहीं पता तो एक बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे एक्स वाई जेड है, इनके कॉफिशिएंट को रो वाइज लिख दो, पंक्ति वाइज, और जो भी हमारे राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट पड़े थे, एक लाइन वर्टिकल लाइन खींच के इसको लिख दो सीधा। अब मुझे इसको बनाना है एक्लॉन फॉर्म में। मतलब एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट को करना है अपन को 0। तो 0 करने के लिए हम इस एलिमेंट का 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो आपका निकल के आएगा वो क्या, ऊपर देखो पहला रो, इसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी, मुझे सीधा रखना है, ठीक है, पहला रो सीधा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई पूरे रो में करके इसमें घटाना है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी -3, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। सिमिलरली अब इसमें आप सीधा इसको घटा दो, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है। इसके नीचे इसको इसमें घटाओगे -1, इसको इसमें घटाओगे -1, इसको इसमें घटाओगे 2 आ गया, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे एक एलिमेंट और दिख रहा है, इसको किसी प्रकार 0 कर ले। तो इस पूरे रो में 3 से आप या -3 से डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो 1 2 3 और ये 1 और ये 0 हो जाएगा, और ये आपका जैसे -3 है, ये -3 और ये पूरा रो हो गया 0 और ये आपका 0। और जैसे ही आप क्या इसको इसमें ऐड करोगे तो ये अपना रहने वाला है 2। फिर से एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले ये फर्स्ट रो है, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से घटा दिया, फिर मैंने फर्स्ट रो को इसमें सीधा घटा दिया। अब ये हम क्यों घटा रहे हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट रो है इसके नीचे के दोनों एलिमेंट मुझे बनाने थे 0। एक्लॉन फॉर्म के लिए ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 3 एलिमेंट हैं, इनको मुझे 0 करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट को बना लेता हूँ अपन 0। चलिए, तो वो फर्स्ट सेकंड में अब जब यहाँ पर ये एक एलिमेंट रह गया था, इसको 0 करने के लिए हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, -3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 1 1 हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएंगे। अब चलो जो भी हो गया है, अगर केयरफुली देखें हम, ये जो इतना मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम A, और ये जो मैट्रिक्स होता है B, तो मिलके जो पूरा मैट्रिक्स होता है इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक एक पॉइंट्स 2 पॉइंट्स अपन को समझना है कि ये जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स है क्या, ये है जो x y z के कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स B है, ये जो हमें कांस्टेंट वैल्यू दी है वो मैट्रिक्स
स्केलर में, ये कॉलम मैट्रिक्स है कांस्टेंट का। इन दोनों को मिलकर जो मैट्रिक्स बनता है इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मुझे बना लेना है इसका एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म में क्या होता है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को अपन को कर लेने हैं 0। ठीक है, 0 करते ही अब जाना है यहाँ से जो लास्ट आपका मैट्रिक्स आया इसको केयरफुली देखिए। ये जो मैट्रिक्स ए है, अब इसकी निकालनी है मुझे रैंक। रैंक क्या होती है इस मैट्रिक्स को, अभी उसको भूल जाइए, अब इसको देखिए ए को, इसमें कितने रो यानी पंक्ति नन जीरो हैं। मतलब जीरो पंक्ति कब होती है, जब उसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप केयरफुली देखिए तो ये जो आपकी पंक्ति या रो है इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये हो गई जीरो। इसमें लेकिन 2 आपके नन जीरो हैं, इसमें तो सारे नन जीरो हैं, तो यहाँ से ये वाली एक हो गई नन जीरो और एक ये। तो यहाँ से हम आपसे बोल रहे हैं रैंक को रो से डिनोटेड करते हैं। इसकी रैंक कितनी हो गई, केवल मैट्रिक्स ए, इसकी इतना मैट्रिक्स ए है, इसकी रैंक हो गई 2। अब लेकिन हम रैंक किसकी पूछ रहे हैं आपको, रैंक पूरा जो मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी आप केयरफुली देखोगे ये पूरा रो कितना है, नन जीरो, क्योंकि यहाँ 2 है और ये भी नन जीरो है, इसमें से 2 नन जीरो एलिमेंट्स हैं, ये भी। मतलब पूरे अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखोगे तो उसमें मिल जाएंगे आपके कितने, तीनों रो नन जीरो, तो इसकी रैंक हो गई 3। एक बार फिर से समझ लीजिए रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स की। आपने उसे एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें नन जीरो रो देखने होते हैं। कितनी नन जीरो रो है इस मैट्रिक्स ए यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए की रैंक निकाल लो और फिर पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक निकाल लो। अब इसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है आपकी सॉल्यूशन की। देखना यहाँ पर सबसे पहला केस क्या होता है कि यदि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये दोनों बराबर होंगे, तो फिर ये सिस्टम आपका मतलब जो ये कहलाता है इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका ये तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको वन वर्ड में बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाता है। सिस्टम का मतलब ये जो इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं हम, अगर यहाँ पर दोनों की रैंक बराबर है तो कंसिस्टेंट। और दूसरा केस क्या है कि यदि रैंक ए बराबर नहीं है किसकी, रैंक ए बी के, तो ये जो सिस्टम होता है ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब इसमें तुरंत बोल दीजिए आप नो सॉल्यूशन। यदि सिस्टम हो गया इनकंसिस्टेंट तो यहाँ बोल दीजिए नो सॉल्यूशन, और सिस्टम है कंसिस्टेंट तो इसमें होगा ये तो यूनिक सॉल्यूशन, और या फिर होगा दूसरा बी क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट कब होगा, यूनिक कब होगा, यदि इन दोनों की रैंक बराबर है और वो बराबर किसके है, जिसमें इसमें अननोन है। अननोन का मतलब एक्स वाई जेड। यदि ये तीनों बराबर हो जाएं, क्या एक्स वाई जेड, यहाँ पर 3 अननोन है, 3 ऐसे जो हैं जिनकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, इनको अननाउंस बोलते हैं। और ये रैंक ए बराबर हो रैंक बी के और बराबर हो किसके, अननाउन के, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन आता है। यदि रैंक ए बराबर है रैंक ए बी के और बट ये जो वेरिएबल हैं ये ज़्यादा हों, तो उस केस में सिस्टम हमारा रखता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स आपको दे के जाएगा हमेशा। वह छोटा सा सिस्टम अगर समझ लिया, इसमें कभी भी आपको 1 मिनट से ऊपर टाइम लगता ही नहीं, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो। बट ये बस आपको कभी कभी हो सकता है कि इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ये क्वेश्चन इजी आपका 1 मिनट के अंदर ही आपको 30 सेकेंड के समथिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए देखो एक बार फिर समझते हैं। जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर रैंक निकाल रखी है, अगर इसको केयरफुली देखें तो इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 है, ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो केस बन गया दूसरा, सिस्टम हो गया इनकंसिस्टेंट। तो इसमें कितने सॉल्यूशन हो गए हैं, संभव ही नहीं सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हो जाएगा इज ट्रू। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर 3 केस बनते हैं। पहला केस होता है जिसमें बराबर होते हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट, तो इसमें 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक, इनफाइनाइट। दूसरा केस होता है जब रैंक बराबर नहीं तो इनकंसिस्टेंट, तो इसमें नो सॉल्यूशन। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब रैंक ये आपका रैंक ए बराबर रैंक ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ये बराबर हो जाए नंबर ऑफ अननाउन के, और जब ये बराबर हों बट ये वेरिएबल ज़्यादा हों रैंक से, तो वहाँ पर बनते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जब भी आप फर्दर किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका छूटना नहीं चाहिए, और अगर ये छूट रहा है तो समझ लीजिए आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आया है। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कोई वीडियो लेके आऊँगा तो उस कमेंट को आपको रिजॉल्व या सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है मुझे, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए स्क्यू सिमेट्रिक, मैं अपना अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ शायद हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि यदि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करोगे -a टाइम होगा, ठीक है, ओके। देन कह रहे हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी अगर हम इस इक्वेशन का वो साइड स्क्वायर कर देते हैं, अपन जो भी दिया इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। देखो स्क्वायर, ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज आपका स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ट्रांसपोज ऊपर चला जाएगा, और हम जानते हैं -a का स्क्वायर इसका हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर। अब अगर हम केयरफुली देखें, a स्क्वायर एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यदि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो वही मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना ट्रू। आई होप ये समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आप सीधा स्क्वायर कर दिए, कंडीशन लिख के स्क्वायर कर दीजिए और प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, यदि a की पावर n और इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, तो a का ट्रांसपोज इसकी पावर n, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करने के बाद आप मल्टीप्लाई करो, उससे उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, वो हमेशा बराबर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखे हैं कि ए बी दो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अपन लोगों ने अभी कंडीशन पढ़ रखी है कि यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए ट्रांसपोज बराबर ए, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बराबर भी वी होगा। अब मुझे निकालना है इस मैट्रिक्स को कि ये क्या होगा। अब अगर इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ लीजिए, जो भी आप कितना भी लंबा एक्सप्रेशन दिया है, सबसे पहले आप उसको पूरा एज अ टीज लिख लो और उस पूरे का कर दो ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हम जानते हैं कि एडिशन बीच में प्लस माइनस साइन है तो इनका अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, प्लस माइनस पे अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई में ये होल्ड करता है रिवर्सल लॉ को, यानी जो बाद में लिखा है उसका ट्रांसपोज पहला, जो पहले लिखा है उसका ट्रांसपोज बाद में। तो ये भी हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी। अब केयरफुली देखो, ए बी हमारे क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी, तो ये हो गया ए बी। अब हम इसमें क्या अपन माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस का बी ए। क्या हुआ कि मैंने एक मैट्रिक्स दिया था, उसका हम लोगों ने किया, अपन लोगों ने ट्रांसपोज, और वो किसके आ गया नेगेटिव टाइम्स के। ये जो मैट्रिक्स है इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज किया, ये किसके आया नेगेटिव टाइम्स। और हम जानते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो नेगेटिव साइन अगर कॉमन आ जाए, यानी नेगेटिव टाइम्स वही मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर वो मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वह क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रू। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये मैट्रिक्स कहाँ से है। देखो आप दो मैट्रिक्स हैं, टू मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, उनका मल्टीप्लाई करोगे एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी टाइप से ये बी ए का मल्टीप्लाई करोगे ये भी एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। और इन दोनों को जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो भी एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा एक मैट्रिक्स लिखा है, और इसी पे आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी 1 बाई 1 करके अप्लाई करते जाइए और आपको नेगेटिव टाइम्स ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली देखते हैं हम। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है कि सबसे पहले तो ए नन सिंगुलर है। अपन लोग अभी पढ़ चुके हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स ए नन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। और मैट्रिक्स कितना है 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि 3 आइगन वैल्यू हैं। और अपन लोग एक रिजल्ट और जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, और यदि हम जानते हैं कि एक भी आइगन वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 0। एक भी आइगन वैल्यू 0 आ गई तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 0।
और मुझे निकालना क्या है, इसका ऑर्डर 3 है। ये आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यू दी है। ए इन्वर्स पूछा है कि ये डायगोनलाइजेबल होगा। अच्छा, डायगोनलाइजेबल क्या होता है, यदि सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, यदि किसी मैट्रिक्स की जितना ऑर्डर है उतनी आइगन वैल्यू होंगी, वो सभी आइगन वैल्यू अलग अलग हों, यानी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हों, तो ऐसा मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल कहलाता है। और जितने अपने स्पेशल टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, ये सारे अपने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होते हैं। अब मुझे डायगोनलाइजेबल यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि ये सारी आइगन वैल्यू अलग होनी चाहिए और इसका जो प्रोडक्ट है यानी डिटर्मिनेंट 0 होना नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें भी आपका 0 है तो ये भी संभव नहीं, इसमें भी 0 है ये भी संभव नहीं। ये लैम्डा बराबर 2 1 8, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज ट्रू। बस आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको टाइम कंज्यूम हो। देखते ही कंडीशन लगाते ही आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपने इसकी दी एंड की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा मिस टाइपिंग वहाँ पर हुआ है क्वेश्चन में। चलो मैं इसको थोड़ा राइट करता हूँ, रीराइट करके 140K। इस तरह से एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में अपन को क्या करना है कि एक मैट्रिक्स दिया है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो के का वैल्यू निकालना है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो के का वैल्यू निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोग ना सॉल्व कर सको। बट जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को लेके आऊँगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक लॉजिकली डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो इसका मैं अपन शॉर्ट ट्रिक्स या लॉजिकल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम बेहतरीन 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ मैट्रिक्स की ही। अभी मैट्रिक्स के एटलीस्ट आपको मैं 8 to 10 आपके इस तरह के वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको 1 by 1 करके एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। मैं भी प्रयास करता हूं कि हमेशा बेटर से बेटर आप लोगों के लिए कुछ प्रेजेंट करने का प्रयास करूं, लेके आऊं, जिससे आप जब भी इन फ्यूचर कभी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वो आपकी हेल्प कर सके उस एग्ज़ाम में। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो मैं भी आप लोगों के लिए और भी प्रयास करता रहूँगा और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट होता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।